जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सी प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे थे और जियोग्राफी में हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। फ्रेंड्स, भारत के भूगोल में हम लोगों ने भारत के सामान्य परिचय यानी कि जनरल जो इंट्रो होती है भारत की, उसके बारे में पिछले 2 सेशन में हम लोगों ने भारत के सामान्य परिचय को कवर करने का प्रयास किया है। और आप उन 2 सेशन को देखकर जो है आप भारत के सामान्य परिचय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसे आप समझ सकते हैं। आज के सेशन में फ्रेंड्स हम बात करेंगे भूगर्भिक संरचना की यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की। फ्रेंड्स, इसमें जानने का ये प्रयास करेंगे कि ये जो पृथ्वी है, इसकी जो है भूगर्भ यानी कि इसके अंदर की जो संरचना है, जो चट्टान है, ये पृथ्वी के अंदर की जो भी उसके गर्भ में यानी कि पृथ्वी के पेट में जो भी संरचना है उसका जो है विकास कैसे हुआ। मोटा मोटी जो है हम लोग इसमें विश्व की संरचना से समझते हुए इसमें पूरा फोकस जो है भारत के जो सीमा रेखा है और उसके नीचे जो भूगर्भिक संरचना है उसकी भारत की, तो उसके बारे में जो है हम लोग ब्रीफली रूप से जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज के दृश्य में देखें तो ये जो आपको पृथ्वी की फिगर दिख रही है, इस पृथ्वी में एकमात्र चट्टान, एकमात्र जो है प्लेट्स हैं पैंजिया। और यही जो है पैंजिया बाद में आज जो है पृथ्वी पर पूरे 7 महाद्वीप में जो पृथ्वी बटे हुए हैं, ये 7 महाद्वीप जो है अलग अलग समय काल में, अलग अलग कालखंड में जो है धीरे धीरे अलग होते हैं और धीरे धीरे जो है इन महाद्वीपों का विकास होता है, फिर महासागरों का विकास होता है। तो इन सब का जो है एक कालक्रम है। फ्रेंड्स, ये जो है मुख्य रूप से जो है पहले एक पैंजिया था और पैंजिया जो है ये कुछ समय उपरांत जो है लॉरेंसिया और क्या कहते हैं गोंडवाना लैंड में जो है इसका विभाजन होता है और यहीं से जो है पृथ्वी की जो है पृथ्वी के जो अलग अलग महाद्वीप हैं और अलग अलग महासागर है, इनकी संरचना का जो है प्रारंभ शुरू होता है। फ्रेंड्स, समय के जैसे जैसे कालखंड बीतते जाते हैं, गोंडवाना लैंड का विभाजन और उसके एक भाग को जो है उत्तर में प्रवाह हुआ, उसके कारण जो है भारत के भूगर्भिक संरचना का जो है विकास हुआ। तो ये आप देख रहे हैं, ये गोंडवाना लैंड है और ये जो है लॉरेंसिया है। तो फ्रेंड्स, आप जो देख रहे हैं ये पैंजिया ही जो है एक अलग यानी काफ़ी समय क्रम जो है बीतने के उपरांत जो है यह पैंजिया जो है 2 भागों में बटता है, लॉरेंसिया और गोंडवाना। फ्रेंड्स, बात करें तो ये लॉरेंसिया जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, इसमें इस लॉरेंसिया जो प्लेट्स हैं, इससे जो है यूरोप, एशिया के कुछ भाग, उसके बाद बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका और उसके साथ साथ जो है ग्रीनलैंड, इसका जो है विकास इस लॉरेंसिया में होता है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका तथा ग्रीनलैंड का विकास जो है ये लॉरेंसिया से होता है। तो इन महाद्वीपों का जो है विकास लॉरेंसिया से होता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स गोंडवाना लैंड की, तो इसी में जो है अपने प्यारे भारत का विकास होता है और इसे आप ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भारत का विकास जो है भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से लॉरेंसिया से हुआ है गोंडवाना लैंड से, तो उपयुक्त उत्तर जो है गोंडवाना लैंड होना चाहिए। तो गोंडवाना लैंड में जो है और कौन कौन महाद्वीप शामिल है फ्रेंड्स, बात करें तो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग है ये गोंडवाना लैंड में ही शामिल है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली जो है अफ्रीका महाद्वीप का भाग है और ये जो है गोंडवाना लैंड में ही शामिल हुए। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ नीचे देख रहे हैं ये वाला भाग, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये ऑस्ट्रेलिया भी जो है गोंडवाना लैंड का ही भाग था। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स ये वाला भाग जो दिख रहे हैं ये दक्षिण अमेरिका है और ये भी जो है गोंडवाना लैंड का ही भाग था। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स इसके नीचे ये अंटार्कटिका, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका की बात करें तो ये भी जो है गोंडवाना लैंड का ही भाग था। और यहाँ पर थोड़ा सा जो है आप देख सकते हैं ये जो भाग है ये मेडागास्कर है, आप इसके बीच में यानी कि ये वाला नहीं, ये वाला भाग जो है ये मेडागास्कर है और इसका विकास भी जो है गोंडवाना लैंड से ही हुआ, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड बढ़ती है, तो लॉरेंसिया में जो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और
उसके साथ साथ जो है ग्रीनलैंड, ये सब जो है लॉरेंसिया में शामिल होते हैं। वहीं गोंडवाना लैंड में जो है अपना प्यारा भारत, यहाँ पर फिगर में देख रहे होंगे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अपने प्यारा भारत। इसी का जो है समय मापक्रम में धीरे धीरे जो है इसका उत्तर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ, ये उत्तर ऊपर की तरफ होता है और नीचे की तरफ जो है दक्षिण होता है। तो ऊपर की तरफ जो है धीरे धीरे खिसकाव के कारण जो है धीरे धीरे जो है इसका विकास होता है। और आप इस फिगर में एग्जैक्टली रूप से जो है देख सकते हैं कि यहाँ जो है इंडिया ऊपर की तरफ चला गया है यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बात करें तो भारत का जो भूगर्भिक संरचना है उसको जो है हम ऐतिहासिक रूप से जो है विभिन्न वर्गों में इसको विभाजित कर सकते हैं। और भारत की जो भूगर्भिक संरचना है इसमें प्री कैम्ब्रियन की आर्कियन संरचना से लेकर जो है धारवाड़ श्रेणी का भी विकास हुआ है, कुडप्पा श्रेणी का भी विकास हुआ है, विंध्यन श्रेणी का और टर्शियन युगीन, इन सब में जो है अलग अलग भू आकृतियों का, स्थलाकृतियों का जो है विकास हुआ है। यहाँ की जो प्री कैम्ब्रियन युगीन श्रेणी है जिसमें अरावली पर्वत और छोटा नागपुर पठार विंध्यन पर्वत श्रेणी है। वहीं टर्सरी युगीन में हिमालय पर्वत का विकास और भारत के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में जो है उपखंडों का विकास हुआ है। तो चलिए इस समय मापक्रम के सहारे जो है देखते हैं कि कैसे जो है इसका विकास हुआ है। हम जो है विभिन्न काल खंड के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस जो है यह जो पृथ्वी है और सूर्य, चंद्रमा, ये ब्रह्मांड, ये तारे, ये ग्रह, इन सब की उत्पत्ति कब हुई। इन सब की उत्पत्ति जो है बिग बैंग थ्योरी से मानी जाती है और इसका जो समय है ये लगभग 5 अरब साल पहले से 13.7 अरब साल पहले की बात है। और इसी समय जो है इस बिग बैंग थ्योरी के कारण जो है ये सूर्य की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो ये जो कालखंड है ये 5 अरब साल से 13.7 अरब साल पहले की बात है। फ्रेंड्स, इसके बाद आती है प्री कैम्ब्रियन काल। तो फ्रेंड्स, हमने आदिकाल से अब प्री कैम्ब्रियन काल में आया, यानी कि दूसरे काल में। और यह जो है एक ऐसा कालखंड है जिस कालखंड में जो है लगभग बात करें फ्रेंड्स तो ये कालखंड जो है 57 करोड़ साल पहले से लेकर 4 अरब 80 करोड़ साल पहले की बात है, यानी कि उसके दूसरे स्टेप में आते हैं। तो इसी काल में जो है फ्रेंड्स कई जोड़े वाले जीव का विकास होता है, नील हरित शैवाल का विकास होता है। और ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय महाद्वीप की जो है कई संरचनाएं जो है इसी काल में होती है। इसके बाद एक कोशिकीय जीवाणु की बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है प्री कैम्ब्रियन काल में ही इसका विकास होता है सबसे पहले। उसके बाद जितने भी महाद्वीप और महासागर का निर्माण होता है ये भी जो है प्री कैम्ब्रियन काल में ही होता है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड तो महासागर और वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता जो है यह जब सूर्य और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है तो उसके बाद वाले काल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता जो है ये इसी काल में होती है। और ये जो है फ्रेंड्स ये प्री कैम्ब्रियन काल है। अगला जो कालखंड है फ्रेंड्स वो है पूरा जीव काल। ये प्री कैम्ब्रियन काल के बाद की काल है और इसे जो है अंग्रेजी में पैलोजेइक कहते हैं। और यह जो काल है यह 24.5 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 24.5 करोड़ पहले से लेकर 57.5 करोड़ वर्ष पहले की बात है। और ये जो पैलोजोइक काल है इसको टोटल जो है हम लोग 6 भागों में बांटते हैं। 6 भागों में जो है इस कालखंड को बांटा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला जो भाग होता है वो पर्मियन काल होता है। और ये पर्मियन काल की बात करें तो इसकी जो समय सीमा है वह 24.5 करोड़ से लेकर 28.6 करोड़ पहले की बात है। और इस काल में जो है रेंगने वाले जीव की अधिकता होती है और जल स्थलचर यानी कि मेढक वगैरह की जो है उत्पत्ति इसी काल में होती है। तो ये जो है पूरा जीव काल की यानी कि पैलोजेव काल की बात करें तो इसमें जो है टोटल 6 है, जिसमें से ये जो है पहला है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। ये 6 में से पहला है और इसमें रेंगने वाले जीव इत्यादि का जो है विकास होता है। उसके बाद अगला जो काल आता है वो
28.6 करोड़ पहले से लेकर 36 करोड़ साल पहले की बात है। 28.6 करोड़ साल पहले से लेकर 36.6 करोड़ काल पहले की बात है। और यह जो काल है ये कार्बोनिफेरस काल कहलाती है। और इस काल में जो है पहले रेंगने वाले यानी कि पहले रेंगने वाले जंतु का जो है विकास होता है। रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव का विकास जो है इसी काल में होता है। और जबकि इस काल में जो है इसकी अधिकता होने लगती है, यानी कि पर्मियन काल में। जबकि कार्बोनिफेरस काल की बात करो तो इसमें जो है पहले रेंगने वाले जंतु का जो है विकास होता है। वहीं अगला जो काल है वो है 36 करोड़ साल पहले से लेकर 40.8 करोड़ साल पहले की बात है। और यह जो काल है ये डेवोनियन काल के नाम से जाना जाता है। यह जो काल है यह डेवोनियन काल के नाम से जाना जाता है। और इस काल में जो है स्थल व जल पर रहने वाले जीवों का जो है धीरे धीरे विकास होता है। फिर स्थल पर जो है जीवन के प्रथम चिन्ह जो है पौधे वगैरह का विकास भी जो है इसी में होता है। पौधे की विकास नहीं होती, सिर्फ स्थल और जल पर रहने वाले जीवों का विकास होता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो काल है यह 40 करोड़ साल पहले से लेकर 40.8 करोड़ साल पहले से लेकर 43.8 करोड़ साल पहले की बात है। और यह जो काल है यह प्रवालवदी या सिलिडियर काल कहलाता है। फिर से सुन ले, प्रवालवदी या सिलिडियर काल कहलाता है। और इस काल में जो है सर्वप्रथम स्थल पर जीवन के जो है प्रथम चिन्ह मिलते हैं, यानी कि पौधे का विकास जो है सर्वप्रथम इसी काल में होता है। और प्रवालविद या प्रवालवदी इसे से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो अगला जो काल है वह 43.8 करोड़ साल पहले से लेकर 43.8 करोड़ साल पहले से लेकर 50.5 करोड़ साल पहले की बात है। और यह जो काल है यह ओर्डोविशियन काल कहलाती है। ओर्डोविशियन कहलाती है। ओर्डोविशियन काल कहलाती है। और इस काल में फ्रेंड्स पहली मछली का जो है संकेत पृथ्वी पर मिलता है। और यह जो है ओर्डोविशियन काल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। और ये जो है पैलोजोइक काल का यानी कि पुराजीव काल का जो है यह 5वां काल था। उसके बाद अंतिम छठे काल की बात करें तो यह जो है कैम्ब्रियन काल है, जो कि 50.5 करोड़ साल पहले से लेकर 57 करोड़ साल पहले की बात करता है। और यह जो काल है यह कैम्ब्रियन काल है, और आप इसे ध्यान रख सकते हैं। और इस काल में जो है यह जो काल है यह पर स्थल पर जो है कोई जीव नहीं था इस काल तक, यानी कैम्ब्रियन काल तक जो है स्थल पर जो है कोई जीव नहीं था। लेकिन महासागरों में जो है बिना रीढ़ वाले जीव जो है जल में अब जन्म लेने लगे थे। तो ये जो है कैम्ब्रियन काल की बात थी। तो फ्रेंड्स हमने पूरा जीव काल को 6 खंडों में बांटकर पढ़ा और जाना कि अलग अलग खंडों में, अलग अलग काल खंडों में किसका जो है विकास इस धरती पर हुआ। अब फ्रेंड्स बात करें महाकल्प की, यानी कि अगले महाकल्प की, तो अगला जो महाकल्प है इसे हम मेसोजोइक के नाम से जानते हैं, यानी कि मध्यजीवी। मेसोजोइक इसे कहते हैं अंग्रेजी में। और यह जो काल है यह 6.5 करोड़ साल पहले से लेकर 24.5 करोड़ साल पहले का काल है, मध्यजीवी काल। और फ्रेंड्स इसे जो है हम 3 कालखंड में इसे हम बांट सकते हैं। 3 कालखंड में इसे बांट सकते हैं। एक होता है क्रिस्टेशियस, जो कि 6.5 करोड़ साल पहले से लेकर 14.5 करोड़ यानी कि 14.5 करोड़ साल पहले की बात हो रही है। और इस काल में जो है ये जो ऐसा काल है इसमें डायनासोर विलुप्त हो जाते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो अगला जो काल है वो 14.5 करोड़ साल पहले से लेकर 20.8 करोड़ साल पहले की जो है काल आती है। और इस काल में जो है यह जो काल ऐसा है यह डायनासोर का युग होता है, जबकि इसके अगले स्टेप में यहाँ पर जाके विलुप्त हो जाते हैं डायनासोर, यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। फिर इसी में जो अगला काल है वह ट्रियासिक काल के नाम से जाना जाता है, जो कि 20.8 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 28.6 करोड़ वर्ष पहले की काल है। और यह ऐसा काल है कि इसमें जो है मेंढक, समुद्री कछुआ इत्यादि का जो है विकास होने लगता है। तो आप इसे 3 कालखंडों में बांट कर मध्यजीवी यानी कि मेसोजोइक काल को समझ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बात करते हैं। तो अगला जो कालखंड है यह नवजीवन है, और नवजीवन को हम लोग सेनोजोइक काल के नाम से जानते हैं। और इसी काल में जो है आरंभिक मनुष्य के पूर्वज वगैरह जो है जन्म लेते हैं।
और यह जो नवजीवन का काल है यह आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले की बात है। 6.5 करोड़ वर्ष के पहले की बात। इस नवजीवन को फ्रेंड्स हम दो भाग में बांट सकते हैं। तृतीयक यानी कि पीछे वाला, और दूसरा जो है चतुर्थ यानी कि सबसे अंत वाला, यानी कि वर्तमान समय की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स इस तृतीयक को जो है इसमें हम 5 भाग में बांट के पढ़ सकते हैं। वहीं चतुर्थ को जो है फ्रेंड्स हम 2 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस नवजीवन काल के तृतीयक काल के वो 5 भाग कालखंड कौन से हैं। तो तृतीयक के जो 5 कालखंड है उसमें पहला जो है वह है अति नूतन। और अति नूतन काल ऐसा है जो 20 लाख साल पहले से 50 लाख साल, यानी कि अरब से हम लोग अब लाख में चले आए, इस लाख साल पहले की बात करती है। इसमें जो है आरंभिक मनुष्य के पूर्वजों का जो है विकास होता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगला जो कालखंड है वह है अल्प नूतन। अति नूतन के बाद अल्प नूतन। और ये अल्प नूतन काल की बात करें तो 50 लाख साल पहले से लेकर 2.4 करोड़ साल पहले की बात करें तो यह जो है अल्प नूतन का काल कहलाता है। और इस काल में जो है वनमानुष, फूल वाले पौधे और वृक्षों का जो है विकास होता है। फिर इसके बाद अगला जो काल है वह है अधिनूतन। और ये पहले अति नूतन था, यह अधिनूतन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। और यह जो काल है ये 2.4 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 3.7 करोड़ वर्ष पहले की बात करता है। और फ्रेंड्स इस काल में जो है मनुष्य से मिलता जुलता जो है वनमानुष वाला जंतु, जो कि पैर से चलता था और हाथ से जो है चलता था, ये 4 ऐसे चला करते थे, तो इन जंतुओं का जो है विकास ये अधिनूतन काल में होता है। उसके बाद अगले कालखंड की बात करें फ्रेंड तो अगला जो कालखंड है वह कालखंड है आदि नूतन। और आदि नूतन का जो कालखंड है वह 3.7 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 5.8 करोड़ वर्ष पहले तक का काल है। और इस काल में जो है खरगोश का विकास होता है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। ये सारे विकास जो है नवजीवन में हो रहे हैं, सेनोजोइक में हो रहे हैं। उसके बाद अंतिम जो कालखंड है यह है पूरा नूतन। और पूरा नूतन जो कालखंड है यह जो है मध्यजीवी के बाद पहला है, यानी कि 5.8 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पहले। और इस काल में जो है छोटे स्तनपायी यानी कि चूहा वगैरह का जो है विकास होता है। तो इस प्रकार जो है यह नवजीवन के तृतीयक काल का जो है तृतीयक पीरियड का जो है यह 5 युग है, यानी कि इपोक है, आप इसे समझ सकते हैं। उसके बाद नवजीवन में जो है सबसे अंतिम यानी कि जो चतुर्थ वाली है, सबसे अंतिम जो चतुर्थ वाली है, इसमें इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक अभिनव यानी कि जो सबसे नया है, और दूसरा जो है अत्यंत नूतन। इस 2 भाग में बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहला जो है अभिनव, इसका जो काल है ये 0 से 10,000 है, 0 से 10,000 वर्ष पहले की बात कर रही है। और दूसरा जो काल है यह अत्यंत नूतन है, जो कि 10,000 से लेकर 20 लाख पहले की बात कर रही है। और अभी तक पीछे हमने 20 लाख वर्ष तक के सभी बातों को जो है समझा। तो 10 लाख से 20 लाख वर्ष पहले की बात कर रही है। और ये जो दोनों कालखंड है अभिनव और अत्यंत नूतन, इसमें जो है अभी के अत्याधुनिक मानव का विकास होता है, यानी कि होमो सेपियंस का विकास होता है। और यहीं से जो है सबके जीवन जो है पृथ्वी पर मानव जीवन का जो है शुरुआत होती है। तो आप इन सारे कालखंडों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किए। अब जो है फ्रेंड्स हमने विभिन्न कालखंडों को यानी कि महाकल्प को पढ़ा था, जिसमें से प्री कैम्ब्रियन महाकल्प जो है ऐसा है जिसमें जो है महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। तो मेनली रूप से जो है फोकस प्री कैम्ब्रियन पर करेंगे अब, कि जिसमें महाद्वीप और महासागरों का जो है निर्माण हुआ, और जानेंगे कि किस महाद्वीप में जो है किस प्रकार के संरचना का विकास हुआ प्री कैम्ब्रियन काल में। तो आइए जानते हैं। हम लोगों ने जाना कि टोटल जो है 5 महाकल्प है, यानी कि एरा है, जिसमें से
पहले में जो है सूर्य और ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, वहीं प्री कैम्ब्रियन काल में महाद्वीपों का निर्माण होता है दूसरे में, जबकि पूरा जो है पैलोजोइक, इसमें रेंगने वाले जीवों की जो है अधिकता शुरू होती है। और चौथा जो है मेसोजोइक है, जो कि जिसमें जो है डायनासोर खत्म होते हैं और डायनासोर का युग भी होता है और उसमें खत्म भी होते हैं मेसोजोइक में, यानी कि मध्यजीवी में। और अंतिम जो है वह नवजीवन है, जो कि तृतीयक और चतुर्थ में बटे हुए हैं, और इसमें जो है आधुनिक मानव का विकास होता है। तो विभिन्न कालखंडों द्वारा जो है हम पढ़ते पढ़ते यहाँ तक जो है धीरे धीरे जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जानते हैं, चूँकि इसमें तो सूर्य और पृथ्वी ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही होती है पहले वाले में, तो दूसरे से पढ़ते हैं प्री कैम्ब्रियन से, और देखते हैं कि भारत में प्री कैम्ब्रियन काल में जो है किन किन संरचनाओं का विकास हुआ था। तो फ्रेंड्स, प्री कैम्ब्रियन काल की बात करें तो इसे जो है हम 5 भाग में बांट के पढ़ सकते हैं। पहला जो भाग है इसमें आर्कियन काल की चट्टानें आती हैं। दूसरा जो भाग है इसमें धारवार क्रम की चट्टानें आती हैं। और तीसरा जो भाग है इसमें कुडप्पा श्रेणी की चट्टानें आती हैं। और चौथा जो है विंध्यन श्रेणी की चट्टानें आती है। तो इसे 4 भाग में हम लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कौन से भाग में जो है आर्कियन श्रेणी की चट्टानें आती है भारत के, कौन से भाग में धारवाड़ श्रेणी की, और कौन से भाग में कुडप्पा श्रेणी की, और फिर कौन से भाग में जो है विंध्यन श्रेणी की चट्टानें आती है। वैसे फ्रेंड्स, चट्टानों की संरचना के बारे में जाने, भूगर्भीय संरचना के बारे में भारत के, तो इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत है, और यह जो है प्राचीनतम चट्टानों से बनी है, और इसमें जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो काफ़ी प्राचीनतम चट्टानें जो है इस वाले भाग में मिलती है। वहीं जो है हिमालय, यहाँ पर जो है नए काल की, यानी कि सेनोजोइक काल की, नवजीवन काल की जो है जीवाश्म वाले जो है चट्टान इसमें पाए जाते हैं। तो इस 2 भाग में आप इसे बांट कर पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि प्री कैम्ब्रियन काल के आर्कियन काल की चट्टानें, यानी जो सबसे पुराने चट्टानें हैं, जिसमें आग्नेय और कायांतरित चट्टानें शामिल होती है, ये चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। तो फ्रेंड, पहला जो आर्कियन काल की चट्टानें हैं, जिसमें आग्नेय और कायांतरित, ये 2 चट्टानें पाई जाती हैं, आग्नेय और कायांतरित यानी कि रूपांतरित। तो ये 2 चट्टानें जो हैं आर्कियन क्रम में पाई जाती हैं। और इसके मुख्य रूप से जो है लोकेशन की बात करें इंडिया में, तो भारत का जो है दक्षिण भारतीय क्षेत्र, यहाँ पर जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, और जिसमें आग्नेय चट्टानें जो है मुख्य रूप से पाई जाती है, यानी कि सबसे पुराना वाली। वहीं रूपांतरित चट्टानों की बात करें तो ये अरावली वाले भाग में रूपांतरित चट्टानें जो है पाई जाती है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स अगले क्रम की, तो अगला जो क्रम है वह धारवार क्रम की चट्टानें हैं। ये धारवार क्रम की चट्टानें जो है फ्रेंड्स, ये मेघालय के शिलोंग रेंज में जो है ये धारवार क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ये प्राचीन अवसादी चट्टान है। वही जीवाश्म रहित चट्टान की बात करें तो थोड़ा सा छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में, और उसके बाद जो है ये अरावली वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है धारवार क्रम की चट्टानें, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। वहीं कुडप्पा क्रम के चट्टानें की, यानी कि तीसरे नंबर प्री कैम्ब्रियन की तीसरे श्रेणी की बात करें तो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, वो कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो है जो चूना पत्थर से युक्त होते हैं। और ये चट्टानें जो है मेन रूप से जो है, कुडप्पा जो है एक आंध्र प्रदेश का जिला है जो इस साइड में पड़ता है भारत के पूर्वी भाग में। तो ये जो है यहाँ पर जो है कुडप्पा जिला भी है, जहाँ पर चूना पत्थर से युक्त जो है चट्टानें पाई जाती है। और वहीं बात करें तो यहाँ पर जो है तमिलनाडु में सेवराय और जवादी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी जो है कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और थोड़ा सा हिस्सा जो है फ्रेंड्स ये छोटा नागपुर पठार में भी, और थोड़ा सा हिस्सा जो है अरावली श्रेणी में पाई जाती है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। वहीं विंध्यन क्रम की चट्टानें की बात करें तो ये जो है लाल बलुआ पत्थर से युक्त होता है, और ये जो है जीवाश्म से भी युक्त होता है। और ये जो है विंध्यम रेंज वाले भाग में विंध्यम क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जिसमें राजस्थान के कुछ इलाके आते हैं। अब फ्रेंड्स, जानते हैं कि ये जो विभिन्न श्रेणी के चट्टानों को हमने पढ़ा, प्री कैम्ब्रियन के 5 चट्टानों को, तो इस चट्टानों में जो है सबसे पहले जो बात करें आर्कियन क्रम की चट्टानें, तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें जो होती हैं ये गलित पदार्थों के शिथिलीकरण से बनती हैं। चैन की चट्टानें की बात कर रहे थे। और आर्कियन श्रेणी की जो चट्टानें हैं,
चूँकि ये पुरानी चट्टानें हैं और ये जो है लावा यानी कि धरती के नीचे से जो है ज्वालामुखी मैग्मा जो होती है, वो लावा और मैग्मा के जो है रूपांतरण के कारण आर्कीय कण की चट्टानों का विकास हुआ है। यह जो है ग्रेनाइट और नीस से बना जो है यह पुरानी संरचना है। कौन? आर्कियन क्रम की चट्टानें। और चूंकि इसका विकास जो है आधारभूत चट्टान के रूप में हुआ है, यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में जो है यह नीचे की परतों में चले गई है। अब फिलहाल बात करें वर्तमान में, तो यह जो है केवल दक्षिण पर्वतीय प्रदेश यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा, उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो है बुंदेलखंड का पठार पड़ता है और उसके साथ साथ जो है अरावली पर्वत श्रेणी में जो है थोड़ा थोड़ा जो है यह नज़र आते हैं। और हिमालय पर्वत की जो है ऊपर वाले भाग में तो नहीं, लेकिन इसके जड़ वाले भाग में भी जो है इसकी संरचना मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन चट्टानों में जो है जीवाश्म नहीं पाई जाती। जीवाश्म जो है इन चट्टानों में नहीं पाई जाती, चूँकि ये पुराने हैं तो इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते। मुख्य रूप से बात करें फ्रेंड्स इस चट्टान की, आर्कियन क्रम की चट्टाने की, तो मुख्य रूप से जो है यह कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उसके बाद फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में, और फिर मध्य प्रदेश में, और उसके बाद जो है उड़ीसा में, और छोटा नागपुर पठार जो यहीं पे पड़ता है उस छोटा नागपुर पठार में, यहाँ पे मेघालय के पठार में, और उसके बाद दक्षिण पूर्वी राजस्थान और बुंदेलखंड में पाई जाती है, यानी कि ये वाले हिस्से की बात हो रही है। तो इन हिस्सों में जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और आप इसे फिर से दोहरा सकते हैं कि कर्नाटक में, उसके बाद तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, छोटा नागपुर के पठार के कुछ हिस्से में, मेघालय के पठार के हिस्से में, और यहाँ दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हिस्से में और मध्य प्रदेश में, इन हिस्सों में जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ये आग्नेय चट्टान से बनी होती है आर्कियन क्रम की चट्टानें। और आग्नेय चट्टान जो होते हैं वो मुख्य रूप से जो है मैग्मा के जो है ठंडा होने पर जो है इसका निर्माण होता है। यह जो है ये आर्कियन जो चट्टानें होती है वो धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, यानी इनमें काफ़ी मात्रा में जो है खनिज संसाधन पाए जाते हैं। लेकिन इनकी संरचना जो होती है वो काफ़ी जो है जटिल संरचना होती है, जिसके कारण जो है यह गहराई में पाए जाते हैं और आर्थिक रूप से जो है इसे ज़मीन के अंदर से जो है इसका दोहन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। फ्रेंड्स बात करें तो प्री कैम्ब्रियन काल में जो है अरावली पहाड़ी का निर्माण और मुर्दार पर्वतों के रूप में हुआ। ये जो अरावली पहाड़ी यहाँ पे देख रहे हैं इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। और यह विश्व की, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि विश्व के सबसे प्राचीन बलित पर्वतों में से जो है ये एक है। तो फ्रेंड्स अभी हम पढ़ रहे थे आर्कियन क्रम की चट्टानों का जो है वितरण। अब फ्रेंड्स जानते हैं कि धारवार क्रम की चट्टानें जो है, इन चट्टानों का जो है वितरण भारत में कहाँ कहाँ है। तो अब हम फ्रेंड्स धारवार क्रम की चट्टानों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ रहे थे। तो धारवार क्रम की चट्टानों की बात करें तो यह जो है आर्कियन से थोड़ा नया है, यानी कि उसके बाद के क्रम में बनी ये चट्टान है। तो यह जो पुराना वाला जो आर्कियन क्रम का संरचना है उसी में जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जो है काफ़ी बड़े समय में होते हैं और भौतिक परिवर्तन भी जो है निरंतर होते रहते हैं हवाओं के बहने से, पानी के अपरदन से। तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन और अपरदन के द्वारा जो है अवसाद के हमेशा निक्षेपण होते रहते हैं और इससे जो है धारवार संरचना का जो है विकास होता है। यह जो है इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं और यह जो है एक प्रकार की अवसादी संरचना है। और फ्रेंड्स बात करें तो यह जो है सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानों की श्रेणी में जो है यह आते हैं, धारवार क्रम की श्रेणी। और इसका जो है सबसे ज़्यादा विकास की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकास जो है इसका कर्नाटक के धारवार क्षेत्र में जो है इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, इसलिए जो है इसे धारवार नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें फ्रेंड्स तो यह जो है अरावली पहाड़ी वाले क्षेत्र यानी कि इस वाले क्षेत्र में, उसके बाद छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र, और उसके साथ साथ बात करें तो मेघालय के शिलोंग वाले क्षेत्र, शिलोंग रेंज में, और उसके साथ साथ बात करें शिलोंग रेंज में इसका विकास हुआ है। भारत में जो है धारवार क्रम की चट्टानें
बात करें तो हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल व कुमाऊं श्रेणी में भी जो पाई जाती है धारवार क्रम की चट्टानें। तो हिमालय के लद्दाख में भी यह पाई जाती है। उसके बाद जास्कर जो कि यहाँ पर पड़ता है, गढ़वाल जो कि यहाँ पे पड़ता है उत्तराखंड में, और कुमाऊं जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। तो इन श्रेणी में भी जो है फ्रेंड्स धारवार श्रेणी की धारवान क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। धात्विक और आध्यात्मिक खनिज संसाधन के भंडार की दृष्टि से जो है यह महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उसके महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जो है यह, चूँकि यह अवसादी संरचना से निर्मित होते हैं, अवसाद से बने होते हैं, इसलिए जो है आर्थिक दृष्टि से जो है इनका दोहन आसान है। और भारत के धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक जो है धारवार संरचना में ही पाए जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा में मात्रा में बात करते हो, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो खनिज संसाधन है भारत का धात्विक संसाधन, वो सबसे ज़्यादा धारवार में ही पाया जाता है। इसमें जो है मुख्य रूप से लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी, डोलामाइट, अभ्रक, तांबा सब प्रमुख है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि अभ्रक, सोना, चांदी, मैग्नीज, लोहा, डोलामाइट, अभ्रक, ये सब जो है धारवार क्रम में ही पाए जाते हैं और इस लिहाज से जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगला जो क्रम है वह कुडप्पा क्रम है और फिर उसके बाद अगला क्रम है ये विंध्यम क्रम है, यानी इसके प्री कैम्ब्रियन काल के 2 क्रम बचे हुए हैं जो कि अगले सेशन में कवर किए जाएंगे। और उसके साथ साथ अगले सेशन में ये भी कवर किए जाएंगे कि पैलोजोइक काल में जो है किस संरचना का विकास हुआ, फिर मेसोजोइक काल में किस संरचना का विकास हुआ, और वर्तमान में ये सेनोजोइक जो वर्तमान वाली जो समय है सेनोजोइक काल, इसमें जो है किस संरचना का विकास हुआ। तो इसे अगले सेशन में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, धन्यवाद।